डिप किया तो देखो आपको दिख रहा होगा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट का कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेजर लाइट एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना हाथ कर रखा है उस जगह पे लेजर लाइट को प्रोजेक्ट किया है इनकी। तो अब ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तलवार की धार से दुश्मन की बौछार से ऐसे निकला है बंदा लाइट रे को काटने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप सभी बहुत अच्छे हों, बहुत ही मजे में हों और फुल एनर्जेटिक मोड के साथ में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है किससे, हमारे इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से। अब आप कहोगे सर इसी चैप्टर में यही वाला टॉपिक, ये बात समझ में नहीं आई कि लाइट चैप्टर में लाइट का टॉपिक कैसे आएगा। लाइट चैप्टर में भी दो मेजर टॉपिक्स थे। अब दो मेजर में से एक तो आप समझ चुके हो जो कि कौन सा है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो आप नो डाउट अच्छे से आपको समझ आ गया है कि जब लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट से एमिट होती है आने के बाद में किसी भी सरफेस पर टकरा के क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो उस प्रॉपर कंडीशन में क्या हुआ, लाइट की बेंडिंग हुई, लाइट का पाथ चेंज हुआ। लेकिन अगर लाइट उस दूसरे मीडियम में जाने के टाइम पे बेंड हो गई, लाइट में कोई भी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बेंडिंग आता है, तब क्या होगा, वहां पे रिफ्रैक्शन की कंडीशन आएगी। क्या आएगी? रिफ्रैक्शन की कंडीशन आएगी। और इस रिफ्रैक्शन की कंडीशन को, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, इस कंसिडरेशन को ही हम बोलते हैं सेकेंड मेजर फिनोमिना जो आता है लाइट की बेंडिंग में। अब आप बोलोगे कि सर लाइट की बेंडिंग कैसे, तो मैं कहूंगा कि बेटा मैं सच बात बताऊं ना, लाइट आती है, आने के बाद में जैसे अज्यूम करो, जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जस्ट एक सेकंड रुकना। ये देखो मेरे पास में यहाँ पे एक लेजर लाइट, ओके, मेरे पास में लेजर लाइट है। अभी मैं लेजर लाइट की बात करूंगा तो जब लेजर लाइट मेरे हाथ पे आएगी, क्योंकि मेरा हाथ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये हाथ मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होने की वजह से अब ये लाइट रे वापस आप तक नहीं पहुंची, नहीं तो ये यहां से ऐसे टकराती और टकराने के बाद में आप तक पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? बिल्कुल पहुंच जाती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अभी ये कोई प्लेन सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो पाना तो पॉसिबल नहीं था। अब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मान लो ये लाइट इस पे आती, आने के बाद में यहां से पास हो जाती है। पास कैसे होती? पास के टाइम पे लाइट की बेंडिंग, अब पास के टाइम पे लाइट की बेंडिंग कैसे होगी? तो मैं कहूंगा कि मानो ये लाइट है, ये दो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम एयर, नीचे वाला मीडियम ये वाटर। लाइट आनी चाहिए थी, कैसे आनी चाहिए थी? नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रेट आती, स्ट्रेट निकल जाती, मतलब यूं आई, यहां से टकरा के बिल्कुल स्ट्रेट। ये रहता नॉर्मल कंसिडरेशन में। बट अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? हमारे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में क्या होगा, जब ये लाइट एक मीडियम में आई, आते ही टकराई इस पॉइंट पे, इस मीडियम पे टकराई, टकराते ही यूं जाने की जगह क्या हुआ, उसने ऐसे बेंडिंग कर ली, ये टकराई ऐसे, ये टकराई ऐसे। अब ये जो बेंडिंग हो रही है, ये बेंडिंग हुई किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। और इसी बेंडिंग के फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई? चलो अब एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखो और वहां समझो कि कैसे होता है रिफ्रैक्शन और किस तरह से ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक अलग ही अवस्था में, अलग ही पोजीशन, अलग ही सिचुएशन में दिखाई देते हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो बच्चों, अब रिफ्रैक्शन की कंडीशन की बात करी जा रही है, तो रिफ्रैक्शन में क्या कहानी आएगी? रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाती है। क्या होता है रिफ्रैक्शन की कंडीशन में? रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यही तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताया था ना हमने अभी। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जब लाइट बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हम अलग अलग मीडियम को ले आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मीडियम कौन सा है? एयर। और सेकंड मीडियम हमारा कौन सा है? वाटर। अब जब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर ग्लास में डिप करता हूं तो क्या होगा? क्या रिफ्रैक्शन होगा? चलो आओ देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे इसके अंदर डिप किया तो देखो आपको दिख रहा होगा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट का कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और लाइट एक फिक्स एंगल पे, यानी जो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट हल्का सा बेंड हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास में एयर से वाटर मीडियम में जा रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। मतलब अलग अलग मीडियम में क्या हुआ, ये अलग अलग रिफ्रैक्शन की कंडीशन शो करेगा। दिख रहा है लाइट की बेंडिंग, आप इजीली देख पा रहे होगे। तो यही है रिफ्रैक्शन का कंडीशन। ओके, ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो तो रिफ्रैक्शन तो समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं आगे की पढ़ाई पे। अभी देखो रिफ्रैक्शन के केस में मैं एक प्रिज्म भी आपके साथ ले आऊं जो रिफ्रैक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है? प्रिज्म होता है, जिसके थ्रू में अगर हम लाइट को पास करेंगे तो इसका एंगल चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्लास और एयर के बीच में एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है जिसको बुलाते हैं रिफ्रैक्शन। तो चलो लेजर लाइट डाल के देखते हैं। अभी देखो, जब मैं लेजर लाइट कहां डाल रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट प्रोजेक्ट कर रहा हूं,
कहाँ पे ये देखना लेजर लाइट का प्रोजेक्शन कैसा है। मैं लेजर लाइट एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना हाथ कर रखा है उस जगह पे लेजर लाइट को प्रोजेक्ट किया है, बट रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन कितना आगे हो रहा है। लाइट को तो बिल्कुल नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड होके कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, जो बताता है क्लियर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ तो बच्चों देखा आपने कैसे हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की कंडीशन में किस तरह से ग्लास या जो जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया था ग्लास में, जो दो अलग अलग मीडियम से जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पास किया तब क्या हुआ, एयर टू वाटर में जाते टाइम पे किस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया। यानी आप रिफ्रैक्शन की कंडीशन को तो समझ चुके हो। अब रिफ्रैक्शन एक्चुअली किसकी वजह से हुआ, ये हुआ लाइट की बेंडिंग की वजह से, जब लाइट दो अलग अलग मीडियम या एक मीडिया पे ट्रेवल कर रही थी। ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, phenomena of the change in the path of light going from one medium to the another is known as the refraction of light। मतलब जब लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली किस लिए कहा जाएगा कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पे, देखो ऐसे समझो ये लाइट है, मतलब ऐसे इस तरह से समझना, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है। अभी मैं यहां बना के दिखाता हूं, ये समझना, ये लाइट का सोर्स है। पहले इन सबको क्लियर कर देते हैं। ये लाइट का सोर्स है, इस तरह से लाइट आ रही है। किस तरह से लाइट आ रही है, इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइट आ रही होगी। मानो लाइट इस तरह से आती है रिफ्लेक्शन की कंडीशन में, किसमें, रिफ्लेक्शन की कंडीशन में। इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट आई तो स्ट्रेट, एक स्ट्रेट पर्टिकुलर एक मीडियम तक तो बिल्कुल स्ट्रेट आई, मतलब ये हमारा कौन सा मीडियम है, एयर। लेकिन जैसे ही वो एयर मीडियम की बाउंड्री, दो मीडियम एयर और वाटर दोनों अलग अलग मीडियम की, दोनों अलग अलग मीडियम की बाउंड्री लेयर को टच करता है, तो इन टर्म्स ऑफ जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा किस में, बाउंड्री लेयर के, उसमें हो जाएगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, एक्चुअल में उसको कहां जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से उसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से प्रोजेक्शन ना होने की जगह वो कैसे हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया एक पर्टिकुलर एंगल पे। ये कंडीशन रहती है किसकी, हमारे रिफ्रैक्शन की कंडीशन रहती है, ठीक है। इतना आप समझ गए क्या रहता है रिफ्रैक्शन की कंडीशन में, किस तरह से रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे लाइट की बेंडिंग होती है, और ये होती है दो मीडिया के बीच में। अब मैंने बता दिया आपको मीडिया क्या होता है। देखो मीडिया वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये हमारी वो मीडिया नहीं है जिससे मैंने ऐसे बात करी। हाँ तो भाइयों और बहनों, आज के हम ताज़ा खबर में आपको ये सुनाना चाहते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने वो किया, इस पार्टी ने इतने वादे कर दिए, आज मौसम बहुत खराब रहेगा, बहुत खराब बारिश होगी, बारिश इतनी तेज होगी कि तुम जहाँ भी खड़े होगे भीग जाओगे, क्योंकि बारिश धीरे हो तेज हो तुम भीगोगे, तुम्हें भीगने से मतलब है। ये वो वाली मीडिया नहीं है। ये एक्चुअली में जब हम मल्टीपल मीडियम्स की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ कितने मीडियम की बात करी है, दो, विक्ट्री सिंबल दो, कितने, दो मीडियम की बात करी, जिसमें मैं कौन कौन से मीडियम ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं एयर, दूसरा ले रहा हूं मैं वाटर। एयर और वाटर दो अलग अलग मीडियम को जब एक साथ बोला जाता है, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि मीडियम एयर, मीडियम वाटर, मीडियम वन, मीडियम टू, मैंने सीधे क्या बोल दिया, नाउ दे आर कंबाइनली नोन एज द मीडिया। क्या बोला जाता है इनको, मीडिया बोला जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना तो आप समझ गए। अब रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है, रिफ्रैक्शन की कंडीशंस कैसे आ रही, रिफ्रैक्शन की कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन को समझना होगा कि जो स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन थी दूसरे मीडियम की बाउंड्री लेयर पे, किस पे, दूसरे मीडियम की बाउंड्री लेयर पे टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हुई, डेविएट हो गई। जब उसको कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट, जहां स्ट्रेट जाना चाहिए था उसकी जगह क्या हुआ, वो बेंड हो गई। अब बेंडिंग की कंडीशन में इस पर्टिकुलर फिनोमिना को ही बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्शन। जैसा कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, वहां आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तो आप समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, जब दो पर्टिकुलर बाउंड्री या दो पर्टिकुलर अलग अलग मीडियम के बीच में, अगर मैंने लिया सिंपली एक नॉर्मल, क्या लिया मैंने, एक नॉर्मल इंसिडेंट रे आई, टकराई, टकराने के बाद में जानी कैसे चाहिए थी रिफ्लेक्शन की कंडीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन वो स्ट्रेट जाने की वजह क्या हो जाती है, यो स्ट्रेट जाने की वजह उसमें आ जाता है एक रिफ्रैक्शन, उसकी लाइट बेंड हो रही है। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग मीडियम में ट्रांसफर कर रही है। अब जब लाइट बेंड हुई, कैसे हो गई, लाइट की ये बेंडिंग, ये पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बेंडिंग लाइट की जो रही, ये हुई किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और ये पर्टिकुलरली क्या कहलाया गया, हमारा रिफ्रैक्शन। और इस रे को क्या बोला गया, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे से जब अलग मीडिया की बाउंड्री पर टकराया तो मीडिया की बाउंड्री पर टकराने के बाद में हुआ रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से बनी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
वहीं पे रिफ्रैक्टेड रे और हमारे नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जस्ट लाइक इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे आपने रिफ्लेक्शन के बारे में सुना था वैसे ही आप यहाँ पे किसके बारे में सुन रहे हो, रिफ्रैक्शन के बारे में सुन रहे हो। बात समझ में आ गई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंडीशन और कंसिडरेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना, बहुत बढ़िया। घर पे एक बार ये ग्लास लेके ट्राई जरूर करना कि ऐसा रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता, और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना करा कि नहीं करा, बताना और कहना सर बेंडिंग हुई कि नहीं हुई, फिर मैं देखूंगा। अभी मैं एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा, वो समझ के तुम्हें और मजा आएगा, ठीक है। पर उससे पहले अब ये बताओ, देखो इतना तो समझ आ गया, लाइट जब जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो वो थोड़ी बहुत बेंड हो रही है। अब ये जो बेंडिंग है ये किस में हो रही है, लाइट में बेंडिंग हो रही है, या लाइट में किसी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ उसकी प्रॉपर्टी पे हो रहा है। तो ये जो लाइट में चेंज हो रहा है ये हो रहा है उसके वेलोसिटी पे। अब आप कहोगे सर लाइट में वेलोसिटी पे कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा लाइट जब भी एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम पे आ रही है तो उस पर्टिकुलर मीडियम पे आते टाइम पे जब उसमें जो बेंडिंग हो रही है वो हो रही है उसकी वेलोसिटी की वजह से। लाइट जब एक पर्टिकुलर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब आप कहोगे सर रेयरर और डेंसर कहां से आया, हमने तो मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों को कंबाइन सुना, मीडिया हेलो हेलो हेलो। तो ये वाली बात कहां से आई, ये वाली बात ऐसे आई कि जो रेयरर मीडियम होता है ना बच्चा उसको बोला जाता है एयर, और जो डेंसर मीडियम होता है इसको बोला जाता है हमारा वाटर, क्योंकि एज कंपेरेटिवली लिटिल बिट डेंसर है। और एयर कैसी है, हल्की, मतलब रेयरर मीडियम है, एयर का ऐसा मीडियम है, एयर लाइट मीडियम है और वाटर थोड़ा सा डेंस मीडियम है। तो एयर टू वाटर की कंडीशन में, किस में, एयर टू वाटर की कंडीशन में जब वाटर में लाइट आती है उस बाउंड्री से टकराती उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम, वैक्यूम क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर कौन सा मीडियम लिया है, एयर, और जो भी हमने मीडियम लिया है सेकंड मीडियम हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, वाटर आ रहा है। तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे आती है, जिसको हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल टू सी बाय वी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा जब दो अलग अलग मीडियम है, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ, देखो अभी इसमें जो मेरे पास लाइट चेंजर है इसमें क्या है, एक लेजर लाइट है, ठीक है। ये लेजर लाइट है, अब ये जो लेजर लाइट है कैसे प्रोजेक्ट हो रही है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है। अभी मेरे को मेरे हाथ पे आपको प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या प्रोजेक्ट हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट हो रही है, देखो मेरे ऊपर भी आपको दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे अभी किस मीडियम में, अभी मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टाइम की, तो अभी किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भी। अभी ये कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, क्या ये रिफ्रैक्ट हो रही है या ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है क्या, देखो बताओ। इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहीं से भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं हो रहा बच्चा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के लिए पहली बात तो अलग अलग मीडियम चाहिए, रिफ्रैक्शन के लिए तो अलग अलग मीडियम चाहिए। यहाँ पे कोई शाइनी सरफेस चाहिए, तो मेरा हाथ तो रफ है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, तो इससे तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो ऐसे करता और आपको ऐसे दिख रहा होता, ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक। तो रिफ्लेक्शन को तो हटा दो, बची बात रिफ्रैक्शन की, अलग अलग मीडियम नहीं है, वैक्यूम भी एयर और दूसरा मीडियम भी एयर, जहां से जा रही है वो भी एयर, जहां से पास हो रही है वो भी एयर, मतलब दोनों जो C है और जो V है। अब जो C था, जो ये V था, अब ये V नहीं रहा, क्योंकि दोनों मीडियम क्या हुआ है, सेम हो गए। तो सेम की कंडीशन में दोनों कैसे हो गए हैं, n इज इक्वल टू सी बाई सी, n इज इक्वल टू 1 हो गए हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अब क्या आ गई है, 1 आ गई, मतलब जो भी लाइट रे है वो बिल्कुल कैसे पास हो जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैसे हो जा रही है, पास हो जा रही है। ये बात समझ में आ गई, कैसे n इज इक्वल टू 1 रहा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इतना तो आपको पता चल गया है कि ऐसा कोई सा मीडियम जिसका हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा वो तो डेंसर होगा। कैसा होगा, डेंसर, थोड़ा सा गाढ़ा सा। और जिसका लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो कैसे रहेगा, वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा रेयरर मीडियम में, ठीक है। ये तो आपको बात समझ में आ गई, ये दोनों कैसे कंपैरिजन में रहेंगे। अब मैं बताता हूं लाइट रेज जब एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में जा रहे हैं तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाएगा, समझना। जैसे अभी मैंने क्या किया है, एक बकेट ले ली,
यहाँ वाटर है, ठीक है, इस मीडियम में है वाटर, ये हमारा सेकंड मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है विच इज एयर। लाइट रे एंटर होती है एयर से, दोनों मीडिया के बीच की बाउंड्री पे टकराती है, टकराने के बाद में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। जानी कैसे चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट, पर नहीं गई। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल को थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, इसको हटाओ एयर को, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल की टर्म में वो ऐसे क्या हुई, बेंड हो गई। अब ये कंडीशन आई रिफ्रैक्शन की, और ये रिफ्रैक्शन की कंडीशन बस यहीं तक रहेगी, इसके बाद में वापस से पैरेलल आ जाएगी, जो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अब ये जो रिफ्रैक्शन हुआ किस मीडियम से किस मीडियम में हो रहा है, फर्स्ट टू सेकंड, मतलब फर्स्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा है टू सेकंड, 1 और 2 इसको डिनोट किया जाएगा। अगर मान लो ये वाटर से फिर एयर में हो रहा होता तो आप इसको कैसे लिखते, 2 और 1 की कंडीशन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना पड़ता है किस मीडियम से किस मीडियम में गया है, किस मीडियम से किस मीडियम में आया है। अगर आप ये नहीं बता पाते, आप ये नोटेशंस नहीं कर पाते, तो ये दोनों नोटेशंस ना करने की वजह से आप क्लियरली चीजों को नहीं बता पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रहेगी। कोई गड़बड़ होगी, बता, कोई गड़बड़ होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो समझदार बच्चे हो, आपको तो सब कुछ आता है। चलो इसी बात पे हम चलते हैं आगे। अब आगे की कंडीशंस में हमारे पास में आएगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर। अब मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। देखो अभी इतनी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो हमने समझ ली है, और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की सीरीज में हमने एक चीज बहुत ही अच्छी जानी है कि रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, दो पर्टिकुलर मीडियम के बीच में हो रहा है। दोनों पर्टिकुलर मीडियम के बीच में मैंने आपको एक बात बोली थी कि क्या चेंज हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते टाइम पे, वहां पे क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्शन की वो कंडीशंस वहां पर आ रही है। जब आप क्या बोलोगे कि हाँ अब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया साहब, क्या हुआ, हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, रिफ्रैक्शन की कंडीशन समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए क्यों हुआ रिफ्रैक्शन। चलो बहुत बढ़िया, समझदार बच्चों की लिस्ट में आप भी आते हो। अब हम बात करेंगे किसकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंसिडरेशन, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो जैसे हमारे रिफ्लेक्शन की कंडीशन में भी लॉज थे, वैसे ही हमारे रिफ्रैक्शन की कंडीशन में भी क्या रहने वाले हैं, लॉज रहने वाले हैं, और ये लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन की तो हमें पता है, तो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन से अलग क्या है, बस एक ही चीज अलग है, वो है दो अलग अलग मीडियम। वहां पे एक ही मीडियम में सब काम हो रहा था, यहाँ दो अलग अलग मीडियम आ रहे हैं। यहाँ पे भी नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, सब कुछ है। तो चेंज क्या हो रहा है, तो सबसे पहला चेंज तो फर्स्ट पॉइंट ही आपको बता देगा, जिसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है उसकी वेलोसिटी और उसके वेवलेंथ में। किस में चेंज होता है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी और उसके वेवलेंथ में चेंज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंज नहीं देखे जाते। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। तो जैसे कि आपको पता है इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, जो आपका नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपको पता है सब कैसे कैसे सेम प्लेन में लाया कर रहे हैं, बिल्कुल एक तलवार की धार की तरह, ऐसे तलवार लाई गई और बीच में से काट दी गई, ठीक है। ये वाली कहानी इसमें से रहती है, और यही बोला जाता है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो पेपर का प्लेन है, या फिर हम सीधी बात करें जो 2D आपका डायमेंशनल फॉर्मूला लिया गया, या 2 डायमेंशन में जो भी कंसिडरेशन ली जाती है वो किस में आते हैं, इन सब में आते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा कहता है, ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। मतलब क्या कहा गया, अब साइन एंगल की बात करी गई, किस एंगल की, देखो अभी अगर मैं दो अलग अलग मीडियम यहां पे बना दूं, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, लाइट आई, टकराई, बेंड हुई नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से। नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से लाइट क्या हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंड हो गई। अब मैं बोलूंगा कि आप हमेशा सिर्फ
साइन कंपोनेंट को क्यों अजम्पशन में लेते हो? साइन कंपोनेंट को अजम्पशन में लेने का रीजन क्या है? आप यहाँ पे साइन की जगह कॉस क्यों नहीं ले सकते? मैं बताता हूँ। इसको बुलाया जाता है नॉर्मल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बच्चे पूछते नहीं इस चीज को, बट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये होता है नॉर्मल, जो रहता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे अगर आपको किसी का भी कंपोनेंट लेना है तो 90 डिग्री पे साइन या कॉस दो ही ले सकते हो। अगर मैं कॉस लेता हूं तो आपको पता है कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 की वैल्यू बेटा होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो cos 90 0, तो आप cos 90 तो ले ही नहीं सकते, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हुआ ही नहीं, ये तो कंडीशन ही फेल हो जाएगी। तो cos 90 को 0 तो आप लोगे ही नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपको क्या लेना पड़ेगा? sin 90, और sin 90 यस इट इज नोन एज 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा कंसिडरेशन में किसको लेते हैं? साइन को लेते हैं, जहां पे साइन भी दो में आ रहा है, एक आ रहा है इंसिडेंट में, एक आ रहा है रिफ्लेक्टेड में या रिफ्रैक्टेड में। तो साइन आई बाय साइन आर, इंसिडेंट किस में जा रही है? सेकंड वाले में जा रही है। और किस में आ रही है? फर्स्ट वाले में आ रही है। तो इसको n2 बाय n1 लिखा जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे। क्यों? मैंने आपको अभी भी बताया था, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है, इसका मतलब 1 and 2 इसका रिफ्रैक्शन रहा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसी के साथ में हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते हैं? कंप्लीटली एंड होते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाली तो वो कंडीशन हो गई जब हमने बेंडिंग को सीखा कि बेंडिंग होती क्या है, बेंडिंग किस कंडीशन में करी जाती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो डायरेक्शन रही बेंडिंग की, लाइट की बेंडिंग की जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है। तो मैं जब लाइट की बेंडिंग की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पे दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस कौन सा होगा? जब हम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहे होंगे। फर्स्ट केस मतलब हम जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहे होंगे, या फिर आप बोल सकते हो एयर टू वाटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ये बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा और अजीब सा लगता है, इसलिए इसे लिखा नहीं जाता। इसको आप 1 and 2 से ही लिखना। अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि जब हम एयर टू वाटर जा रहे हैं, पहला सेकंड मीडियम हमारा कौन सा है? वाटर। फर्स्ट मीडियम कौन सा है हमारा? एयर। तो इस कंडीशन में अभी रेलेवेंटली इस कंडीशन में क्या हुआ? लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद में लाइट रे उस तरफ जाने की जगह, अभी लाइट रे जब टकराई तो टकराने के बाद में हुआ क्या? ये आगे स्ट्रेट जाने की वजह क्या हुआ? ये रिफ्रैक्ट हो गई। और रिफ्रैक्शन नॉर्मल की कंसिडरेशन में, नॉर्मल से क्या हुआ? नॉर्मल से दूर जाने, ये नॉर्मल है ठीक है, नॉर्मल से दूर जाने की जगह क्या होगा? वो उसके पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? पास में। तो ये पास वाली कंडीशन कौन सी रहेगी? जब हमारा मीडियम फर्स्ट कौन सा रहेगा? एयर या फिर रेयरर, और सेकंड मीडियम हमारा कौन सा रहता है? डेंसर या फिर वाटर। तो समझ में आया? टुवर्ड्स द नॉर्मल कब आएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल की सिचुएशन तब आएगी जब सेकंड मीडियम कैसा रहता है हमारा? डेंसर, और फर्स्ट मीडियम कैसा रहता है हमारा? रेयरर। तो ये पहली कंसिडरेशन थी जब रिफ्रैक्शन हुआ, इसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अब हम पहले समझते हैं हमारे सेकंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को। तो सेकंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में अब मैं क्या बोलूंगा कि अब जो लाइट रे है वो किस में से पास हुई है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। किस में से? डेंसर से रेयरर, यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। तो डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में आने की टर्म्स में होगा क्या? जब भी लाइट रे स्ट्रेट आई, टकराई, टकराने के बाद में वैसे कहां जानी चाहिए थी बेंडिंग में? अंदर। लेकिन ये वापस एयर की कंसिडरेशन है, ये एयर है। क्या है? ये थोड़ा गंदा एयर हो गया, इसको साफ कर देते हैं। ये एयर है और ये वाटर है, ये वाटर है, ये एयर है। तो एयर की कंसिडरेशन में क्या हुआ? लाइट रे आई, अंदर एंटर करी। अब अंदर नॉर्मल ना जाने की वजह, नॉर्मल के पास जाने की वजह, अब क्या होगा? वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। वो नॉर्मल की कंसिडरेशन से इससे क्या हुई? इससे दूर चली गई। कहां चली गई? इससे दूर चली गई। ठीक है, तो ये जो दूर जाने की कंडीशन आ रही है, ये दूर जाने की कंडीशन ही किस में होगी? जब फर्स्ट मीडियम आपका कैसा रहता है? डेंस रहता है, और सेकंड मीडियम आपका कैसा रहता है? बहुत ही ज्यादा रेयरर मीडियम, या फिर आप सिंपल वाटर टू एयर बोल सकते हैं। अब मैंने वाटर टू एयर बोला है, तो अगर मैं इसको वाटर को सेकंड मीडियम कंसीडर करता हूं तो मैं इसको वापस क्या लिखूंगा? 2 and 1 की कंडीशन में लिखूंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आप कहोगे ये दो पॉइंट तो सर समझ आ गए, कह दिया, लेकिन अब ये कंडीशन सबको कंफ्यूज कर देगी। ये कंडीशन कैसे सबको कंफ्यूज करेगी मैं बताता हूं। इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना आया, ये रही नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन। अब आप बोलोगे सर नो रिफ्रैक्शन, मैं तो कहता हूं वाटर ही हटा दो, सीधी सी बात है, वाटर ही हटा दो, नो रिफ्रैक्शन। पर अभी
कोई बच्चा बोल दिया सर एक काम करो वाटर ही हटा दो, मीडियम ही हटा दो, नो रिफ्रैक्शन। लेकिन मैं कहूँ बेटा मुझे तो दो मीडियम चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो दो मीडियम में होता है। अब दोनों मीडियम में ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जब वो नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में आएगा? तो ऐसा होता है। अब आप कहोगे ठीक है सर ऐसा होता है तो ऐसा होने का रीजन क्या है? तो मैं पता है क्या बोलूंगा, ऐसा होता है बट फॉर जस्ट अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे ही ऐसा होता है। अब वो सिंगल पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को समझो। देखो जब क्या रहता है, लाइट रे किसी एंगल पे आती है, एंगल पे आके मीडिया की बाउंड्री पे टकरा के रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? एंगल पे आई, मीडिया की बाउंड्री पे टकराई, टकराने के बाद में डेविएट होगी 110% और वहां पे रहेगी फॉर द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी कंडीशन? रिफ्रैक्शन की कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब रिफ्रैक्शन ना होते हुए रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। तो जब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो रिफ्रैक्शन ना होने की कंडीशन में क्या होगा? अब क्या होगा, लाइट रे वैसे तो ऐसे आती, इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, रेड में ज्यादा अच्छा दिखेगा। अभी ये ऐसा, ठीक है, इस हुआ ही नहीं, एक सेकेंड, देखो रेड, हाँ आ गया रेड। अब जब इस कंसिडरेशन में आता था तो वैसे क्या होता था, रिफ्रैक्शन होता था, 110% देयर आर चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, बट नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में मान लो अज्यूम मैं इसको थोड़ा पास ले जाता हूं, तो पास में ये भी तो रिफ्रैक्शन भी तो बहुत पास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सोचो कि अगर मैं किसी को भी दूर ले ही नहीं जा रहा, बिल्कुल नॉर्मल पे डाल रहा हूं, तो वो किस एंगल पे जाएगा? 90 पे गया तो 90 पे ही तो वापस आएगा, बिकॉज एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंस रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम ही रहते हैं। बस क्या रहता है, बेंडिंग की कंडीशन में थोड़ा सा माइनस चलता है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, वो एग्जैक्टली बराबर पे गया, बिल्कुल किस पे गया, बराबर नॉर्मल पे गया। तो नॉर्मल पे जाने की कंडीशन में कैसे पास हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गया, जहां पे लाइट रे स्ट्रेट, कैसे, तलवार की धार से, दुश्मन की बौछार से ऐसे निकला है बंदा लाइट रे को काटने के लिए, तलवार की धार से काट दिया और लाइट रे इस तरह से ऊपर जाती है और ऊपर से बिल्कुल सीधे लाके काट देती है। ये वाली कंडीशन रह जाती है। ये आती है फॉर द कॉज ऑफ नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। चलो अब नो रिफ्रैक्शन और ये जो लाइट के दोनों हमने केसेस देखे हैं, इनको एक बार एक्सपेरिमेंटल स्टडी से बड़े ही धमाकेदार, मतलब मैं बताऊंगा, पानी पी रहा था तो पानी पीते पीते याद आ गया, इसलिए आपको एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना होगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन के टाइम पे जब एक लाइट रे किस से, इस ग्लास से, एयर से वाटर में ट्रांसफर हो रही है तो लाइट रे बेंड हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, ये लाइट रे कहां प्रोजेक्ट हो रही है। अगर तुम इस लाइट रे का प्रोजेक्शन देखोगे, मैं लाइट को इस जगह पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। कहां पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं? इस जगह पे। लेकिन ये लाइट रे फिर भी कहां दिख रही है? ये लाइट रे हमें इस जगह पे दिख रही है। मतलब हमारे सामने क्या चीज आ रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। मैं तो इसको स्ट्रेट भेज रहा हूं, बट स्ट्रेट भेजने के बाद भी हमारे यहां से कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, ध्यान से देखो, इसका डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे कितना ज्यादा आ रहा है। तो ये किसकी कंडीशन की वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की कंडीशन की वजह से। अभी अगर मैं नो कॉज की बात करूं, मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो रिफ्रैक्शन ना होने वाली कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्शन ना होने वाली कंडीशन में मुझे इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे लाइट रे को लाना पड़ेगा। अब देखो, जब मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट रे को लाया हूं तो उस पॉइंट पे क्या हुआ है, लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली सीधे डाउन, बिल्कुल ब्लैक पेपर पे देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। बट अगर उसको मैं बेंड कर देता हूं तो बेंडिंग की कंडीशन में वो कितना आगे चल जाती है। तो नो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाली कंडीशन में हम सिर्फ एक ही कंडीशन को लेंगे, जब मुझे इसमें किसको करना पड़ेगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो अब तो समझ आ गया होगा ना क्या रही नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन। अब तो तुमने नो रिफ्रैक्शन को देख ही लिया, कैसे मैंने ग्लास के ऊपर उस लाइट रे को लाया और वो कैसे कैसे सीधे निकल गया, और जो बेंडिंग की कंडीशंस आपको दिखाई वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन की सारी कंडीशन अब आप समझ चुके हो। इसी के साथ में अब हमारा रिफ्रैक्शन पूरी की पूरी तरह होता है खत्म। सारे केसेस जो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना रहा वो सब कुछ होता है पूरा। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो होता है यहीं पे एंड। लेकिन 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 भागो मत, मत दबाओ मोबाइल की स्क्रीन। फिर भागने की तैयारी में रहते हो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, समझते नहीं हो। कल की क्लास में टेनिस बॉल लेके आना। अब आप कहोगे टेनिस बॉल लेके आनी क्यों सर, टेनिस बॉल की क्या जरूरत, क्रिकेट खेलेंगे। हाँ बेटा खेलेंगे क्रिकेट, लेकिन यहाँ नहीं, कभी बाद में मिलेंगे तब खेलेंगे। लेकिन कल मुझे चाहिए एक टेनिस बॉल आप सभी के हाथों में, क्योंकि कल वो टेनिस बॉल कल आपको एक ऐसी चीज दिखाएगी ना, सच बताओ ना, तो जितने भी लेंसेज के कॉन्सेप्ट है ना, इनको हम कल समझेंगे। और ये लेंसेज के कॉन्सेप्ट आपको कल बहुत ही मजेदार तरीके से, प्यारे से तरीके में, काफी अच्छे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, एक टेनिस बॉल। तो कल मिलता हूं मैं आपसे टेनिस बॉल के साथ में, विथ
न्यू वीडियो, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू लेक्चर और एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट, एक तो नहीं एक से ज़्यादा ही करेंगे, बट कल मिलूंगा मैं आपसे उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।